नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यूकेडी महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला प्रश्न है सर मेरा ये है, जो प्रचलन में आजकल हम तरीका देखते हैं राजनीति का, जो हम देखते हैं धर्म के आधार पर राजनीति होती है, डेवलपमेंट की बात कहीं होती हुई नजर नहीं आती, इससे कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे संविधान भी ये कहता है कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग डेमोक्रेटिक हम देश में रहते हैं और हम धर्मों की बात करते हैं। आज पूरी राजनीति धर्म के आधार पर एक केंद्रित हो गई है और ये हमारा सीधा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सड़क बनेगी तो सबके काम आएगी, विद्यालय बनेंगे तो सबके काम आएंगे, स्वास्थ्य में अगर अस्पताल बनेंगे तो सबके काम आएंगे, हम देश में अच्छे इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो वो हमारे देश के काम आएंगे, हमारे देश का नाम रोशन होगा। हम लोग केवल धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। जयप्रकाश जी, अगर मैं बात करूं यूकेडी की, तो यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है और इसका जो जन्म हुआ वो उत्तराखंड के साथ ही हुआ। लेकिन हम देखते हैं जो नेशनल्स पार्टी हैं, अगर बीजेपी की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए और अब तो आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें, तो देखा जाता है कि उत्तराखंड में जो है लंबे समय से इन्होंने ही शासन किया। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको जो है बढ़ चढ़ कर कभी मौका नहीं मिला। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र में विकास करती है और विस्तृत होती है तो इससे कितना फायदा जनता को होगा? देखिए साक्षी जी, आप बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने एक सोच की कि हम राज्य को बनाएंगे, राज्य का आंदोलन में हम चलते हैं। राज्य का आंदोलन हुआ, राज्य के आंदोलन में हम लोगों ने, सब लोग, पूरे पहाड़ के लोग और सारे लोग जनसमूह के रूप में हमने आंदोलन में प्रतिभाग करा। हम केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हम इतने भावुक हैं पहाड़ी लोग कि हमने भावनाओं में आकर हमने बहुत संघर्ष उसमें आपस में किया और ये सब चीज़ें हुई। और हमारे पास भी जो तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने हमारा दमन किया। अब दमन पे हम लोग एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हमारा दमन क्यों हुआ। हमारा दमन इसलिए किया गया कि हम लोग सीधे साधे लोग थे, सीधा अपनी मांग अच्छी ढंग से रख रहे थे, लेकिन हम बैलेट पर नहीं जा रहे थे। हम अगर अपनी राजनीति के आधार पर, हम वोट के आधार पर उसको मांगते तो हमें राज्य अच्छे ढंग से मिलता, हमारी जो सादतें हुई वो नहीं होती, हमारे को जो महिलाओं का अपमान झेलना पड़ा वो नहीं होता। हम लोगों ने केवल, अभी भी हम जो उत्तराखंड क्रांति दल जो संघर्ष करता है, जब कोई परेशानी होती है, पूरे 5 साल तक लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं इन बिंदुओं पर आपको संघर्ष करना है। हम निरंतर उन बिंदुओं पर संघर्ष करते हैं। लेकिन जब सत्ता देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के जो राष्ट्रीय पार्टियाँ, उनके ऊपर लोग प्रभावित होकर चले जाते हैं, उनके एजेंडों पर प्रभावित होते हैं। और एजेंडे होते हैं राष्ट्रवाद, धर्म का उन्माद, हमारे स्थानीय आधार पर नहीं, हम राष्ट्र को बचाने आए हैं, देश को बिकने नहीं देंगे। तो देश को खरीदने कोई आने वाला नहीं है और देश ऐसे बिकने वाला नहीं है। देश ऐसे कमज़ोर होता नहीं है। देश तब कमज़ोर होता है जब हम धार्मिक उन्माद उसको फैलाएंगे, जब हम लोग राष्ट्रवाद को सड़क पर ले जाएंगे। हमें उसके आत्मा में वो रखना चाहिए राष्ट्रवाद को, ना कि उन्हें सड़कों पर नारे के आधार पर हमें उसे बांटना चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल में का दुर्भाग्य समझिए, या यहाँ के उत्तराखंड के लोगों का दुर्भाग्य समझिए कि हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए। ये मन में, लोगों के मन में भी कचूटेगा। आने वाला भविष्य भी, हमारी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका जो भविष्य है, जो बहुत सारे हमारे इशू आज ऐसे अधूरे रह गए हैं, जैसे मूल निवास है, मूल निवास पर हम काम नहीं कर पाए, रोजगार पर हम बात नहीं कर पाए, पलायन हमारा निरंतर जारी है। हम लोग अपने जो जल जंगल ज़मीन, हमारी जो नदियां हैं, पानी और बिजली, सड़कें, इन पर हम काम नहीं कर पाए। तो आज वो सब अधूरे हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल का अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतरीन बात कहीं ना कहीं कही कि उत्तराखंड अपने आप में बहुत खूबसूरत प्रदेश है। उत्तराखंड के पास सब कुछ है, साफ हवा है, उत्तराखंड के पास जल स्रोत हैं, जैविक उत्पाद हैं। हर क्षेत्र में अगर हम देखें, धर्म के आधार पे भी अगर हम देखें तो 4 धर्म स्थल हैं। अब तो सैन्य धाम भी यहाँ पर बनने जा रहा है। एक सवाल सर मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि विडंबना रही है उत्तराखंड की भी कि
कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है इसका विस्तार नहीं हो पाया। हम देखते हैं सर कि बहुत सारी मलिन बस्तियां भी उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। ज़्यादा भौगोलिक तरीके से बड़ा नहीं है हमारा उत्तराखंड, छोटा ही हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो बस्तियां हैं वो बसी हुई हैं। चाहे बिंदाल पुल की बात हम करें, रिस्पना पुल के नीचे की हम बात करें, एक विभाग होता है सरकार का जिसे शहरी विकास विभाग हम कहते हैं, उसकी तरफ से क्यों कोई मदद जो है इनके लिए नहीं दी जाती सर? देखिए, मलिन बस्तियों की जहाँ तक बात है, हम लोगों को पहले राज्य का नियोजन बहुत ढंग से हम लोगों ने नहीं किया। राज्य का निर्धारण जो सरकारी भूमि थी उन पर हम लोगों ने कोई ढंग से प्लान नहीं किया। आज भी हम उन मलिन बस्तियों को केवल वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, उनके आधार पर छोड़ देते हैं। जब इलेक्शन की बात आती है तो राष्ट्रीय पार्टियां इनको पट्टे देने की बात कर लेती हैं। कभी इन्होंने इनको सीधे सीधा ये पूछना चाहिए जो राष्ट्रीय पार्टियां आती हैं कि आपके पट्टे कहाँ हैं। हमने तो साफ उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा प्लान है कि यदि जो हमारे बस गए हैं उनको हम यदि हमें उन आवश्यकता है, उन खाली जगह की आवश्यकता है, तो हम पहले उनको आवास उपलब्ध कराएंगे, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास में हो, किसी योजना में आवास हो, हम स्टेट की आवास विकास समिति बनाकर उनको आवास देंगे और तब खाली कराएंगे। लेकिन जो नए कब्जेदार हैं उनका विरोधी उत्तराखंड क्रांति दल रहा है। हमारी ज़मीनों पर ज़्यादातर बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है। जो बड़े माफिया हैं वो नीचे बस्ती पर जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर छोटे भूभाग पर वो कब्जा करा देते हैं और बड़े भूभाग पर खुद वो कब्जा कर लेते हैं। ये पॉलिसी उत्तराखंड में रही है। देहरादून के हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में खास तौर से ज़िले की बात कर रहा हूँ, तो उनमें जो नीचे मलिन बस्तियाँ हैं, हम एक छोटे से भूभाग पर 500 लोगों का घर बनाकर अपने जो बड़े प्लॉट हैं जो नगर निगम में दर्ज थे, राजस्व भूमि में थे, उन पर आप काबिज हो गए हैं। हमारे देहरादून में देख लीजिए, पूरी गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो ये बहुत सारे इशू हैं। इसके पीछे मंशा हमारे माफियाओं की भी रही है। तो उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इसमें जांच भी करेंगे और गरीबों के लिए, क्योंकि गरीब एक बात ये मानिए, जिसने जन्म लिया है उसको आवास तो चाहिए और शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए। तो उन मूल बिंदुओं पर भी हमें सोचना चाहिए, सामाजिक आधार पर भी हमें सोचना चाहिए और तभी वो जन नेता बनता है या जन नेता कहलाता है कि जो समाज के हर एक वर्ग के लिए हम सोचें। आज जन नेता का अभाव पूरे उत्तराखंड में है। आपने देखा होगा कि कोई भी नेता आज अपने नाम के लिए काम नहीं कर रहा है। केवल वो अपने को विधायक बनाने, अपने को सांसद बनाने, अपने को स्थापित करने, अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए नेता बन रहा है। तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जयप्रकाश जी, 21 साल का हमारा ये उत्तराखंड हो गया है। उत्तराखंड हर चीज़ की अगर हम कहें तो एक तरीके से जननी भी है। हर चीज़ जो है उत्तराखंड हमें प्राकृतिक तौर पे दे देता है। अगर हम जिस तरीके से हमने जैविक उत्पादों की भी बात करी, अब हम रोज़गार की अगर बात करते हैं, रोज़गार की यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है। जबकि अगर सही मायनों में अगर इंडस्ट्रीज़ का विस्तार अगर उत्तराखंड में होता है तो मुझे नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता कि यहाँ पर जो है लोगों को पलायन करने की ज़रूरत है अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और वहाँ जाके रोज़गार की तलाश करने की ज़रूरत है। और रोज़गार को लेकर अब जब हम बात करते हैं तो युवाओं की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों का झंडा डंडा पकड़े हुए वो नज़र आते हैं, हाथों में डिग्रियां लेकर, लेकिन नौकरियां नहीं होती। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए साक्षी जी, आपने बहुत लंबी चर्चा और आपने, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप हर बिंदु को हर पहलू को छू रहे हैं। रोज़गार के अगर यदि हम संसाधनों पर बात करें कि कैसा उत्तराखंड होना चाहिए था, ऐसा उत्तराखंड होना चाहिए था कि हम पर्यटन प्रदेश हम कहलाते हैं। हमने पूरे चार धाम के रहने वाले जो कस्बे के लोग हैं, चाहे वो छोटे छोटे कस्बे हों हमारे, चाहे जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, बद्री हो, केदार हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, इनके किनारे जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को वहीं पर भूमि आवंटन कर रिसोर्ट बनाने को और वर्कशॉप बनाने को, आईटी के सेक्टर में जॉब देने की व्यवस्था वहीं पर करनी थी, उन्हीं जिलों में करनी थी। हमारी सरकारें 21 साल में ये काम नहीं कर पाई और ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये आराम से हो सकता था। हमने ज़मीनें आवंटन की, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में भूमाफियाओं को पुराने जो आए उन्होंने कहा इंडस्ट्री लगाएंगे, उन्होंने औने पौने दाम में सरकारों ने उनको ज़मीन सिडकुल के माध्यम से आवंटन कर दी। लेकिन कभी गरीब की पॉलिसी के लिए, कभी लड़कों के, बेरोजगार लड़कों के लिए कोई ज़मीन आवंटन की कोई पॉलिसी नहीं लाई। आप ज़मीन आवंटन की पॉलिसी को छोड़िए, आप लोन की कोई पॉलिसी आप उसके लिए नहीं लाए कि प्रत्येक को हम लोन देंगे। आप केवल राशन देने से, बेरोजगारी भत्ता देने से, बिजली पानी की फ्री करने से इससे उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। आपको रोजगार के साधन जब तक आप उपलब्ध नहीं कराएंगे
तब तक उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। महिलाओं के सर से बोझ कम जब तक नहीं करेंगे तब तक उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हमारे पास अगर हम व्यापक रूप से कोई अगर ढंग से कोई पॉलिसी बनाकर उस पर करना चाहे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ग्रेजुएट 4 लड़के बैठा दीजिए वो अच्छी पॉलिसी बना के दे देंगे। मेन मकसद ये है कि इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ। हमारे लीडरों पर जो भी लीडर बना वो इच्छा शक्ति नहीं है, वो तो केवल टांग खिंचाई में रहा। 3 साल अभी देखिए 3 मुख्यमंत्री उतार दिए। अच्छा, जो बैठता है वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के आधार पर काम करता है। तो हमारे यहाँ जन नेता अभी तक नहीं उभर पाया है। इसका कारण और उत्तराखंड क्रांति दल भी के अंदर भी कमियां हैं। हम लोग अपना एक मजबूत नेतृत्व तो नहीं दे पाए, वो हम स्वीकार करते हैं। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल आने वाले समय में जो ये आज व्यवस्थाएं फैल गई हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ही उत्तराखंड को बचाएगा, ये आशा और उम्मीद मैं करता हूँ। जयप्रकाश जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आईपा भी जो है इस मुहिम में उतरा हुआ है कि समाज की जो बुराइयां हैं वो समाज के बीच से ही निकाल के उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सके जिन तक जो है आवाज़ जनता की नहीं पहुंचती या जो काम करना नहीं चाहते। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं और इस प्रयास के लिए अगर आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? देखिए, आईपा जो आप चला रहा है, इस मुहिम को चला रहा है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर जब समाज में चर्चा होती है, लोगों को आप जानते हैं कि कौन लोग कैसे काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज भी उसको देखता है, आने वाला युवा भी देखता है, महिलाएं देखती हैं कि कौन लोग सच्चे रूप से काम कर रहे होते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। जयप्रकाश अगर यदि कहेगा यही बात मैं 20 साल से उठाता आ रहा हूँ तो लोग विश्वास करेंगे एक दिन कि जयप्रकाश ये बोल रहा है तो 20 साल से यही बोल रहा है, तो यानी ये दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है। आज जो लड़का केवल भाजपा के या कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के झंडे उठाने की वो जुगत में लग गया है, वो केवल लालच में लगा दिया गया है। तो लालच के आधार पर बांटना नहीं है, वो एक दिन में काम होने वाला नहीं है। तो वो लंबा समय तक जो आधारित जो लोग काम करते हैं, जिन इश्यूओं पे काम करते हैं, मैं आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोगों को आप आगे लाने का काम करते हैं। आप लोग हर समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः आपका भी साक्षी जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरा अपना कीमती समय मुझे दिया और अपना इंटरव्यू देने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आईपा भी आपका धन्यवाद करता है कि इतने बहुमूल्य विचार कहीं ना कहीं आपने हमसे साझा करे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रकाश जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और अपने बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण आईपा को भी सिखा दी और हमारे दर्शकों को भी बता दी कि जो नेता है वो काम करने की मंशा से अगर काम करे तो काम करना बहुत सरल है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता। और करना नहीं चाहता उसकी वजह है कि जनता जागरूक नहीं है उस सवाल को पूछने के लिए। आप सवाल पूछिए अपने प्रतिनिधि से, अपने प्रत्याशी से कि क्यों जो है इस विधानसभा में या इस क्षेत्र में काम जो है अभी तक नहीं हुआ। तभी विकास की उपेक्षा हम कर सकते हैं, विकास का बदलाव हम कह सकते हैं। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।